सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली गुड। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी चैप्टर बहुत छोटा रह गया है, मतलब इसमें है ना सेंसरी ऑर्गन सारे कट गए। तो पहले ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर होता था, अभी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर है। As you know, the functions of the organs and organ systems in our body, है ना, must be coordinated to maintain homeostasis। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं या जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। कोऑर्डिनेशन इज प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। ये वो प्रोसेस है जिससे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, जब हमने बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करी, जो एनर्जी डिमांड थी वो बढ़ गई। क्यों? अब जब ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो एनर्जी की डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी करनी पड़ती है। आप जल्दी जल्दी अपनी मसल्स चलाएंगे, है ना। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब मसल्स ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करोगे तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई इसलिए बढ़ा दी जाती है। द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। अब ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी बढ़ गया रेट अपने आप, रेस्पायरेशन का रेट बढ़ाओगे तभी तो सप्लाई ऑक्सीजन की बढ़ेगी। हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और इंक्रीज ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड का जो फ्लो है वो भी बढ़ जाता है। जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर दी जाती है तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, अपने उसी स्टेज में आ जाती हैं जिसमें वो पहले होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक बार अगर तेज़ हो गई तो वो सारी तेज़ ही रहेंगी। दिस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। तो जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं तो इन सबका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। तो जितना भी हमारा जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो मिलके काम परफॉर्म करता है, ताकि आपका जो है बॉडी जो है वो इंटीग्रेट मैनर में, मतलब सारा फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड मैनर में कर सके। जो न्यूरल सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, किसका? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस का। ठीक है, जितने भी आपकी बॉडी में मतलब है क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी मतलब अपने क्या है, नेटवर्क्स पूरे बॉडी में फैला देता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट कर देता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करता है, केमिकल इंटीग्रेशन करवाता है हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जो है आपका ट्रांसमिट होता है, एंड इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्स। ठीक है, और वो कैसे ना एक साइनेप्स के थ्रू पास करता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम ना सभी में एक सा नहीं होता, है ना। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो सेल्स सब में कौन सी होंगी? न्यूरॉन्स होंगी, जो कि क्या कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं कि क्या दिक्कत है, रिसीव कर सकती हैं एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। तो है ना, तो आपकी न्यूरॉन्स का एक काम होता है, एक तो वो उनको डिटेक्ट करेंगी, ठीक है, रिसीव करके आगे को जो ट्रांसमिट कर देंगी। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, है ना, जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता इन्वर्टिब्रेट्स में, तो उनमें न्यूरल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आप हाइड्रा देख सकते हो, इट इज़ कम्पोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो उसमें क्या है कि नेटवर्क्स होते हैं, गुच्छे होते हैं न्यूरॉन्स के हाइड्रा के अंदर। जबकि जो इंसेक्ट्स हैं उनका जो न्यूरल सिस्टम है थोड़ा बेटर होता है। हाइड्रा में क्या है, केवल आपके न्यूरॉन्स का जाल है पूरी बॉडी में, दैट्स इट। लेकिन जो इंसेक्ट है उनमें जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, वो भी कई सारी गैंग्लिया के साथ, समझ रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए जो सेल बॉडीज आपकी जो होती है ना CNS में, उनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं।
है ना। और जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स के जो गुच्छे होते हैं ना, उसको हम लोग ट्रैक्ट बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और पेरिफेरल के अंदर उनको जो है नर्व बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको गलत बोल दिया, ये गैंग्लिया होते हैं वो पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, और सेल बॉडीज़ जो कि आपके पीएनएस में प्रेजेंट है। सेल बॉडीज़ जो हैं आपके, जो आपके पीएनएस में प्रेजेंट हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्लिया। जबकि जो सेल बॉडीज़ आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, और बाकी का सही है। आपके जो एक्सोन्स होते हैं ना, उनका जो कलेक्शन होता है, अब वो सीएनएस में क्या कहलाता है, ट्रैक्ट कहलाता है। जबकि आपके जो पीएनएस है उसमें एक्सोन का जो गुच्छा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नर्व। द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स के पास ऑब्वियसली डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब ऑर्गन्स के बारे में जैसे एक्सक्रीशन में दिया था वैसा दिया नहीं है इसमें, केवल हाइड्रा और इंसेक्ट पे फोकस किया है। उसमें भी हाइड्रा के सिंपल न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, और इंसेक्ट में गैंग्लिया के साथ साथ ना उनके पास ब्रेन भी प्रेजेंट है। और वर्टिब्रेट्स का तो पूरा दिया ही है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम देखेंगे। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या है, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो सीएनएस है उसके अंदर क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है, और ये जो होती है साइट होती है इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस करने की और कंट्रोल करने की। ठीक है, प्रोसेस का आना जाना पूरी बॉडी में यहीं से होता है। जो पीएनएस होता है उसमें सारी नर्व्स होती हैं जो कि सीएनएस से एसोसिएटेड होती हैं ना, जितनी भी नर्व्स। अब सीएनएस ऐसे तो है नहीं पूरा काम खुद ही कर देगा, तो सीएनएस क्या है, जो नर्व्स जो सीएनएस को कनेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन से, वो पीएनएस के अंदर आती हैं। पीएनएस कंप्राइज ऑल द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस, दो तरीके के पीएनएस में फाइबर्स होते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि जितने भी नर्व फाइबर्स हैं जो सीएनएस से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग किस में रख रहे हैं, पीएनएस में। अब वो दो तरीके के फाइबर होते हैं, एक अफरेंट और एक एफरेंट। अफरेंट क्या है, जैसे आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में कुछ हुआ तो वहाँ पे स्टिमुलेशन क्रिएट हुई, तो उसको सीएनएस तक ले जाने का काम अफरेंट करते हैं। अफरेंट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस, एंड एफरेंट क्या करता है, इम्पल्स जो कि आपका सीएनएस कहेगा हाँ अब इसके रेस्पॉन्स में ये करो, तो एफरेंट जो है आपका रेगुलेटरी इम्पल्सेस लेके आएगा सीएनएस से टू द पेरिफेरल कंसर्न्ड टिश्यूज़। ठीक है, तो जो पेरिफेरल टिश्यूज़ तक लेके आएगा सीएनएस से, उसे एफरेंट फाइबर्स कहते हैं। पीएनएस ना फर्दर डिवाइडेड होता है दो में, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज impulses from the CNS to the skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulse from the CNS to involuntary organs and smooth muscles। ठीक है, तो सोमैटिक में क्या होता है कि जो आपका जो सीएनएस से जो आ रही होती है ना, स्केलेटल मसल्स में जितनी इन्फॉर्मेशन आनी है, तो अब वो वाली जो नर्व्स होती हैं, क्योंकि होंगी तो पीएनएस में नर्व्स ही तो होती हैं जो क्या करती हैं, सिग्नल को लेके आ रही होती हैं। तो वो वाला सिस्टम जो कि आपके सोमैटिक यानी जो आपके कंट्रोल में वॉलेंटरी मसल्स के लिए फंक्शंस लेके आ रहा है, वो किस में आएगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। और जबकि जो इम्पल्स को सीएनएस से ऐसे ऑर्गन्स में लेके जा रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में लेके आ रहा है, वो आएगा हमारा ऑटोनोमिक में। ठीक है, यहाँ पे सोमैटिक ऑटोनोमिक क्लियर हुआ। अब ऑटोनोमिक को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ऑटोनोमिक को फर्दर डिवाइड कर देते हैं सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में, एंड पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि जो आपका सिंपैथेटिक है ना, वो फ्लाइट और फाइट हार्मोन है ना, इमरजेंसी हार्मोन आप बोलते हो ना, वो जो आप एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है आपका उस कंडीशन में काम करता है, मतलब है ना, आपका नॉर्मल कंडीशन में जो पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा आपकी बॉडी को रिलैक्स रखता है। सिंपैथेटिक मतलब एकदम आपको एनर्जी चाहिए, जैसे कि इंस्टेंट मूव किया आपने,
आपको डर लग गया, फ्लाइट और फाइट हार्मोन जैसे आपको पता ही है, तो वो सब सिंपैथेटिक का काम होता है। तो ये पार्ट किसका है? ऑटोनोमिक का है। ऑटोनोमिक किसका पार्ट है? पीएनएस का। एक और होता है पीएनएस का पार्ट, दैट इज़ विसरल नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये भी ना मतलब कुछ ऐसा होता है, ये भी पीएनएस का ही पार्ट है, और इसमें सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं नर्व्स के, समझ रहे हो? उनमें केवल नर्व्स होंगे, और इसमें क्या है, मतलब उनमें किसमें, ऑटोनोमिक में और सोमेटिक में, इसमें क्या है, नर्व्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, गैंग्लिया भी हैं, है ना, प्लेक्सिस भी हैं, जिससे कि क्या है, इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाती है, ट्रेवल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सीएनएस। मतलब ऐसे ही, मतलब आप विसरा बोल सकते हो, जो इंटरनल आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, तो इम्पल्स जो है आपकी सीएनएस से कहाँ जाती है, विसरा में, और विसरा से कहाँ आती है, सीएनएस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। इसमें 3 मेजर पार्ट क्या होते हैं, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं। सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, समझ रहे हो? जैसे कि अभी आपका ऐसे करके आपको दिखने वाला है, खैर आप देखेंगे खुद ही तो आप अच्छे से पहचान पाएंगे, ठीक है। अब क्या है, इसमें ये सेल बॉडी होती है, ये एक्सोन होता है, आगे बहुत अच्छे से डायग्राम दे रखा है, ठीक है। उसमें सेलुलर ग्रेनुलर बॉडीज होती हैं, जिसे हम लोग निसेल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। शॉर्ट फाइबर विद द ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, उनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और उनमें भी क्या होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल होते हैं, कंटेन निसेल ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो ये डायग्राम आप देख लो, एक बार में दिखा दें क्या? हाँ, ऊपर से नीचे तक एक बार में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखो ये वाला, छोटा ही करना पड़ेगा ना, इसको देखोगे तो दीज आर द ना रेगुलर इंटरवल पे जो आपकी ब्रांचेज हो रही हैं सेल बॉडी से, दीज आर द डेंड्राइट्स। दिख रहे होंगे आपको, डेंड्राइट्स मार्क किए हुए हैं, उसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द, है ना, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, निसेल्स ग्रेन्युलर। ये निसेल्स ग्रेन्यूल आपको दिख रहे हैं पूरी बॉडी में। और पता है आपको डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल होते हैं। नेवर मिस दिस, है ना, मतलब मुझे पता है बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जिसको मिस करेंगे, पर हाँ फिर भी अगर कहीं गलती हो जाए तो कोई चांस नहीं देना भाई, है ना। तो ये आपका क्या है, निसेल्स ग्रेन्यूल। आपकी ये सेल बॉडी है, आपको पता ही है, ये आपका न्यूक्लियस है, सही। ये आपका न्यूक्लियस मार्क किए हुए है, ये आपका स्वान सेल है। अब स्वान सेल का फंक्शन आगे दिया जाएगा। स्वान सेल क्या है, माइलिन शीथ बनाता है ना। ये वाली जो सेल है ना, ये स्वान सेल है छोटी सी, और ये आपकी पूरी ये माइलिन शीथ बनी हुई है ना। आप देख सकते हो आगे, ये जो आपका जा रहा है ना, ये आपका जो ये लॉन्ग पार्ट जा रहा है, इसको पूरे को एक्सोन बोलते हैं, है ना, वही मार्क किया हुआ है एक्सोन। और ये आपकी जो स्वान सेल्स ने ये कवरिंग बनाई है, इसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। जहाँ पर आपकी आपकी जो देखो, जहाँ पर आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उस वाले रीजन को बोला गया है नोड्स ऑफ रेनवियर, है ना। बाकी का ये एक्सोन है, ये एक्सोन ही तो है आपके, ये एक्सोन का एंड है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल, सही है। ये देखो, ये साइनेप्टिक, सही है। अब रीडिंग कर लें। ये जो फाइबर्स होते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम अवे, ये जो फाइबर्स होते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब इन फाइबर्स का काम क्या होता है, ये डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल बॉडी के टुवर्ड इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं। सेंसेशंस हुई तो ये सेल बॉडी के टुवर्ड्स क्या करेंगे, सिग्नल को लेके आएंगे, सही है। एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है, मैंने आपको दिखाया डिस्टल एंड में जो कि ब्रांचड है,
ब्रांच में लास्ट में साइनेप्टिक नोब मिलेंगे आपको, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, दिख रहा है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इनको साइनेप्टिक नोब बोल रहे हैं। और क्या है, विच वजह से इसी में क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं साइनेप्टिक नोब में। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है आगे आपको पता चलेगा। द एक्सोन टर्म जो ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ऑफ कोर्स जो एक्सोन का क्या काम है, सेल बॉडी से दूर लेके जाना नर्व इम्पल्स को। कहाँ पे एक साइनेप्स बन जाता है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आगे जाके एक और ऐसे ही आपका है ना प्रेजेंट होता है, तो उनके बीच में क्या है, यहाँ पर साइनेप्स प्रेजेंट है ना। तो साइनेप्स तक लेके जाने का काम किसका होता है, एक्सोन करता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स हम न्यूरॉन्स को ना डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। पहला होता है मल्टीपोलर, जिसमें कि एक्सोन तो एक ही है बट डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, जो कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, एक्सोन एक ही है, डेंड्राइट्स कई सारे हैं। ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है, जबकि बाईपोलर में क्या है, एक ही एक्सोन है एंड एक ही डेंड्राइट है। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, रेटिना ऑफ आई में। ठीक है, पहले सिलेबस में था तो डीप में पढ़ सकते थे, पर अभी इतना ही कि रेटिना ऑफ आई में बाईपोलर है। यूनिपोलर आपको मिलेगा जिसमें कि एक ही एक्सोन है, डेंड्राइट्स नहीं है। ठीक है, उसमें एक एक्सोन एक डेंड्राइट था बाईपोलर में, पर जो आपकी यूनिपोलर है इसमें केवल एक एक्सोन है, नॉट डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट प्रेजेंट ही नहीं है। ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। सही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, 2 तरीके के एक्सोन होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, ऐसी स्वान सेल्स होती हैं जो कि माइलिन सीथ बना रही होती हैं उसके एक्सोन के अराउंड, है ना। अब ये आपके माइलिनेटेड है, तो इसमें ना आपके जो स्वान सेल्स हैं वो क्या बना रही हैं, माइलिन शीथ बना रही हैं जो उसको कवर कर रहे हैं। और जो गैप होता है तो उसके बीच में, माइलिन शीथ के बीच में जहाँ माइलिन शीथ नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी स्वान सेल्स होती हैं ना, है ना, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का रखती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस में। और जो आपका सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई माइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं होता। मतलब आपकी जो मतलब मैंने क्वेश्चंस करे हैं तो उसमें बुक्स क्या मार्क करती हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक में आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम है ही नहीं, तो ठीक है, सॉरी मेरा मतलब नर्वस सिस्टम कह रहा है, माइलिन शीथ है ही नहीं, तो उसको मार्क करते हैं कि माइलिन शीथ है ही नहीं, किसमें, आपके सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक में। लेकिन वो ये मार्क कर देते हैं कभी कभी कि जो नर्व्स एसोसिएटेड होती हैं ना पीएनएस से, उसमें माइलिन शीथ पाई जाती है। मतलब सोमैटिक ऑटोनॉमिक सिस्टम न्यूरल सिस्टम में तो नहीं है माइलिन शीथ, पर जो नर्व्स पीएनएस से एसोसिएटेड है उसमें माइलिन शीथ मिल सकती है। तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं जो कि सोमैटिक ऑटोनॉमिक में मिलते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि स्वान सेल्स प्रेजेंट नहीं है, पर वो स्वान सेल्स ऐसी होती हैं जो कि माइलिन शीथ बनाती ही नहीं है। ठीक है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन स्वान सेल्स तो होते हैं पर वो माइलिन शीथ ही नहीं बनाती, और वो हमारे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं बिकॉज उनकी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज होती है, तो वो एक्साइट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स पोलराइज क्यों होती हैं? यस, क्योंकि अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव होती है। आप अभी पढ़ लेंगे पता चल जाएगा। टाइप ऑफ आयन चैनल्स जो कि न्यूरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कई सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आयन्स हैं, एक ही टाइप के वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जा सकते हैं। ये आयन्स ना सेलेक्टिवली परमीबल होते हैं, ये आयन चैनल जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमीबल होते हैं डिफरेंट आयन्स के लिए। अब ऐसा नहीं है सारे आयन्स के लिए परमेबिलिटी सेम है। जैसे कि आपका रेस्टिंग स्टेज में जब कोई इम्पल्स नहीं जा रहा होता है तो एक्सिनल जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमीबल किसके लिए होती है, पोटेशियम आयन्स के लिए, और जो सोडियम है उनके लिए इम्परमीबल होती है। ऐसे ही आप देखेंगे मेम्ब्रेन ना इम्परमीबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, जिसकी वजह से वो नेगेटिव पोटेंशियल बना हुआ है। अगर वो उसके लिए परमीबल हो जाएगी नेगेटिव प्रोटीन के लिए, तो भाई आपकी नेगेटिव प्रोटीन भाग जाएगी बाहर, तो पॉजिटिव हो जाएगा। होता क्या है, आप थोड़ा बेसिक समझिए, अंदर नेगेटिव रहता है ना, अंदर जो होता है न्यूरॉन में वो नेगेटिव आपका रहता है ना पोटेंशियल, बाहर आपका पॉजिटिव रहता है।
बाहर पॉजिटिव रहता है, और बाहर जो होते हैं वो सोडियम ज़्यादा होते हैं, अंदर जो होते हैं वो पोटेशियम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे, अभी आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो आपके ये बोल रहे हैं ना कि परमिएबल ज़्यादा पोटेशियम के लिए, इसका मतलब जो पोटेशियम ग्रेटेड चैनल है वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। यस, पोटेशियम के लिए बता रहा हूँ। और जो आपके सोडियम वाले हैं वो थोड़े कम प्रेजेंट होंगे, ऐसा मान लीजिए, है ना। सोडियम वाले मान लीजिए दो ही, ये समझ में आ गया। तो ये सोडियम वाले जो है वो कम है, और ये पोटेशियम वाले थोड़े ज़्यादा हैं। इसलिए जो है सोडियम जो है, सोडियम के लिए कम परमिएबल होती है, पोटेशियम के लिए रेस्टिंग स्टेज में ज़्यादा परमिएबल होती है। कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है, एक्सोप्लाज्म जो होती है अंदर, उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है ना। अब ऐसा है कि अंदर आप तो कहोगे पोटेशियम आयन नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इसको नेगेटिव करके रखती हैं अंदर से। एंड लो कंसनट्रेशन होता है सोडियम का। इन कॉन्ट्रास्ट जो बाहर है उसमें ना पोटेशियम कम है लेकिन सोडियम ज़्यादा है ना। बाहर है, बाहर में पोटेशियम तो कम है और हाई कंसनट्रेशन है सोडियम की, इसलिए ग्रेडियंट बन जाता है। अभी ग्रेडियंट बन गया ना, बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर सोडियम कम, अंदर पोटेशियम ज़्यादा, बाहर पोटेशियम कम। इसी वजह से जो है आयनिक ग्रेडियंट जो है वो, अभी आयनिक ग्रेडियंट्स इवन एट द रेस्टिंग स्टेज ये कौन मेंटेन करके रखता है, एक्टिवली मेंटेन करके रखता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर, है ना, पंप करता है। इसके रिजल्ट की वजह से जो आउटर सरफेस है एक्सोनियल मेम्ब्रेन का, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपकी इनर है आपको पता चल गया उस पर क्या है, आपका लो नेगेटिव चार्ज रहता है ना। नाउ यू कैन सी फ्रॉम एयर, अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। सही है, अंदर नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलर, इसलिए वो पोलराइज है क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ गए, जो पोटेंशियल डिफरेंस रेस्टिंग स्टेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर और अंदर साइड है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और होता कितना है वो, आई थिंक सो दैट इज -70 और -80 मिली वोल्ट जो होता है रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। आपको ना आप जानने में होंगे कि क्या मतलब कैसे करके, अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप पढ़ेंगे आगे कि कैसे बन रहा है इम्पल्स और कैसे कंडक्ट हो रहा है एक एक्सोन के अलॉन्ग। जब एक स्टिमुलस, देखो अब मैं आपको दिखा दूँ, आप पढ़ेंगे तो फिर समझ में भी अच्छे से आएगा। जब कोई भी स्टिमुलस आता है साइट ए पे, है ना, उसने साइट ए दिखाई हुई है यहाँ पे, जब कोई भी स्टिमुलस साइट ए पे आता है तो होता क्या है कि आपके जो तुरंत जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम आपके इन्फ्लक्स कर जाते हैं अंदर की तरफ। अब क्या था, पहले तो अंदर नेगेटिव था, है ना, अब क्या हो गया आप देख सकते हो अंदर पॉजिटिव हो गया है ना। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, पोलराइज स्टेट से क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका डीपोलराइज क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ज़्यादा खुल गए। अब ऐसा है क्योंकि यहाँ पे तो आपका एक्साइटमेंट हो गया, अब नेक्स्ट जो एरिया है उसमें एक्साइटमेंट करवाना है, तो इसके लिए क्या होता है, आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। अब आपको नेक्स्ट में आपको ये इम्पल्स ना कंडक्ट करवाना है, तो आप जो है करंट जो है वो इस लूप में फ़्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो ऐसे करके आपका जब फ्लो करेगा, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो वापस से बाहर पॉजिटिव हो जाएगी। समझ रहे हो, ये वाली जो लोकेशन है वो वापस से क्या हो जाएगी, बाहर से पॉजिटिव। ये वाली साइट अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए ये वाली जो साइट है वो अंदर से क्या हो जाएगी, फिर से नेगेटिव, बाहर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी वापस से। ठीक है, अब और ये वाली साइड जो है, ये वाली आप समझ ही रहे हो, ये वाली क्या हो जाएगी, अंदर से पॉजिटिव, क्योंकि अब इस पर क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आके ऐसे, अब ये वाली कैसे हो गई, डीपोलराइज हो गई कि नहीं हो गई, अंदर वाली यहाँ से पॉजिटिव और बाहर नहीं हो गई, नेगेटिव हो गई। समझ रहे हो, तो ऐसे करके फिर आपका, फिर जैसे ये पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे, फिर ये ऐसे करके, फिर ये पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और फिर नेक्स्ट से जो कंडक्ट करते चले जाते हैं। समझ रहे हो पूरा मैकेनिज्म, अब ना आप पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। जब मतलब एक स्टिमुलस आया साइट ए पे, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे, तो जो मेम्ब्रेन है साइट ए पे वो परमिएबल बन गई सोडियम के लिए। देखा,
दिस लीड टू रैपिड इन्फ्लक्स, सोडियम आ गया, उससे क्या हुआ, जो पोलैरिटी थी वो चेंज हो गई, नेगेटिव से क्या हो गया अंदर पॉजिटिव, आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो इनर है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन और साइड दस रिजल्ट नहीं, अब पोलैरिटी चेंज होगी तो क्या होगा, डीपोलराइज्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए, अब जो साइट ए पे पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, रेस्टिंग तो रहा नहीं, अब जो चेंज होने के बाद हो गया वो एक्शन पोटेंशियल है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। सही है, तो एक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। और जो उसके आगे वाली जो साइट्स हैं, जोन साइड बी पर मेम्ब्रेन के पास पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पे जैसा नॉर्मल कंडीशन में होता है, एंड नेगेटिव ऑन द इनर साइड, अंदर नेगेटिव था। एज अ रिजल्ट जो करंट फ्लो करेगा वो अंदर में ना, आपको बताया ना, एज अ रिजल्ट ये आपका जो है ये पॉजिटिव है बाहर, है ना, एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो आपका करंट है वो अंदर से पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड फ्लो करेगा, यही लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट आपका जो इनर साइड पे है ए टू बी आपका करंट फ्लो करेगा, और जो आउटर सरफेस पे वो बी टू ए करेगा। अब आउटर सरफेस पे क्या है कि पॉजिटिव टू, यहाँ ए है ना, ये वाला ये ए है, तो यहाँ पॉजिटिव, समझ रहे हो, ये आउटर सरफेस पे बी टू ए और इनर क्या है ए टू बी। ठीक है, हेंस द टू कंप्लीट ए सर्किट, ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके, अगर अंदर जा रहा है ए टू बी तो बाहर बी टू ए, हेंस द पोलैरिटी साइड की चेंज होगी। साइड की पोलैरिटी क्या है, तो साइड ए पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, बिकॉज पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था, अब क्या है, एक्शन पोटेंशियल, विच इज इन फैक्ट नर्व एज नर्व इम्पल्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, एट साइड्स इमीडिएटली अहेड द एक्सोन, साइड बी मेम्ब्रेन है पॉजिटिव चार्ज, साइड बी की जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पे एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। इसकी वजह से जो करंट है ना आपका वो ए टू बी फ्लो करता है। इफ़ यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है, तो यू कैन लुक एट हेयर व्हाट, देखो जो साइड ए थी वो क्या हो गई अंदर से, अब ना पॉजिटिव, अब ना पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में जो है आपका करंट फ्लो करेगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये देखिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, अंदर क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बाहर क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हर जब दोनों तरफ से जब ऐसे करके करंट फ्लो कर जाएगा तो होल न्यूरॉन में यही सिस्टम चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो होल न्यूरॉन में ऐसे कंडक्शन होता चला जाएगा फ्रॉम साइड बी टू ए, है ना, तो बाहर ना बी टू ए करंट फ्लो कर रहा था और अंदर ए टू बी फ्लो कर रहा था, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। इसे जो पोलैरिटी वो रिवर्स हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुँच जाता है, साइड बी पे पहुँच जाता है, क्योंकि साइड बी अंदर से पॉजिटिव हो गई है। इसीलिए जो इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल है ए पे आया है वो बी पे पहुँच जाता है। सीक्वेंस पूरी लेंथ में एक्सोन के ना ऐसे ही रिपीट होता जाता है ना। राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, जैसे स्टिमुलस की वजह से जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए थे, जिनकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था एक्सोन में, तो वो ना ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो थोड़ी देर का ही रहता है, और वो क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। समझ गए, तो थोड़ी ही देर में क्या होता है, जो जो आपके जो पोटेशियम आयन्स हैं वो क्या होता है, बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वापस से जो मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल है वो हम लोग नेगेटिव बना सकें, है ना। डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीच टू द रेस्टिंग पोटेंशियल, ताकि वापस से हमारा आ सके, है ना, ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर्स बिकम वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू द फर्दर, और वो दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा तो वो दोबारा स्टिमुलेशन के लिए तैयार हो जाएगा। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस देखेंगे। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स कह सकते हैं। साइनेप्स जो है वो मेम्ब्रेन किसी मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, एक तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और बीच में होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सही है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप, या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वो उसमें क्लेफ्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, दो तरीके देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा मिलता है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पे क्या होता है, मेम्ब्रेन्स प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, एकदम क्लोज, उनके बीच में क्लेफ्ट जो होता है या तो बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस दी साइनेप्सिस,
इसमें क्या है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, इम्पल्स आया एक एक्सोन से दूसरे में चला जाएगा, है ना, दूसरे न्यूरॉन्स के पास चला जाएगा, एक न्यूरॉन में है दूसरे में चला जाएगा, डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर। जो एक ही एक्सोन में, जो अभी इस तरह हमने कल कंडक्शन देखा था ना कि एकदम करंट फ्लो कर जाता है, कुछ पता भी नहीं चलेगा, ऐसे एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन में जो है आपकी नर्व इम्पल्स जैसे करती है कंडक्शन, वैसे ही आपका दो साइनेप्स में फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर। समझ रहे हो, कोई भी इम्पल्स आएगी तो ऐसे कर जाएगी ट्रांसमिट जैसे कि वो सिंगल एक्सोन में चल रही है, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे साइनेप्स भी था। इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमेशा है, देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तो फास्टर होगा केमिकल साइनेप्स से, बिकॉज ना इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एक तो कम भी, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ना हमारे सिस्टम में कम होते हैं, और केमिकल साइनेप्स पे क्या होता है, टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि देखो केमिकल साइनेप्स मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। तो इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो किसी मतलब किस एरिया से वो जो है बीच में होता है उनके, सेपरेट होती हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, क्या आपको पता है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो एक इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं ताकि, और फिर वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जाता है। केमिकल जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इम्पल्सेस एट दी सिनेप्सिस। तो यही इन्वॉल्व है इम्पल्स का ट्रांसमिशन कराने के लिए। तो केमिकल जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो इन साइनेप्सिस पे आते हैं। एक्सोन टर्मिनल पे जो है कंटेन ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिनमें कि न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। जब कोई भी इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जब एक्सोन के टर्मिनल पे आएगा तो वो स्टिमुलेट कर देगा साइनेप्टिक वेसिकल की मूवमेंट को कि मेम्ब्रेन की तरफ जाओ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाओ। जैसे कि अब आप इसमें देखो, ये आपका ना एक्सोन का टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इम्पल्स जब आएगा तो वो साइनेप्टिक वेसिकल से कहेगा जाओ मेम्ब्रेन्स की तरफ जाओ, ये मेम्ब्रेन्स की तरफ जाएंगे और मेम्ब्रेन्स की तरफ जाके ना मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर देंगे, ये रिलीज़ कर देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज़ कर देंगे और वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से जाकर आगे बाइंड करेंगे और आगे जाके क्या करेंगे, या तो इनहिबिटरी है ना, या तो एक्साइटेटरी क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करवा देंगे नेक्स्ट में, ठीक है। वो उस पर रिलीज़ करता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है वो कैसा है। तो मेम्ब्रेन एंड रिलीज दियर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका क्या रिलीज़ हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेगा जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है। ये बाइंडिंग आपके मतलब चैनल्स जो हैं, कुछ आयन चैनल्स होते हैं, उनको ओपन कर देगी ताकि जो है एक नया एक्शन पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आपका जनरेट हो सके, है ना। जो बाद वाला न्यूरॉन है उसमें ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके। जो नया पोटेंशियल जनरेट होगा वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामिन वगैरह हैं तो उनसे क्या होता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। नाउ वी विल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज CNS मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है हमारा ब्रेन, सब कुछ कंट्रोल और कमांड करने का। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट बैलेंसेज ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। जैसे कि आपके ना ये जितने भी आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं इन सब की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, जैसे कि आपकी बॉडी के बैलेंस को, लंग्स, हार्ट, किडनी हैं, इनके फंक्शंस को। तो ब्रेन भाई सबसे मेन है, हम सभी जानते हैं। थर्मो रेगुलेशन भी करवाएगा, हंगर, थर्स्ट। देखो ये जो चारों बातें लिखी हैं वो हाइपोथैलेमस के लिए लिखी हुई हैं। थर्मो रेगुलेशन से लेके हंगर, भूख, प्यास, और जो आपकी रिदम चलती है सर्काडियन रिदम, ये सारा का सारा ना आपका हाइपोथैलेमस करवा रहा होता है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, सही है। और जितने भी एंडोक्राइन, अब क्या है कि हाइपोथैलेमस के अंदर आपको न्यूरॉन्स प्लस मिल जाएंगे, वो तो काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ सीक्रेट करते हैं, आपको सीक्रेटरी न्यूरॉन्स में मिल जाते हैं जो कि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ना डायरेक्ट क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं, आपके EDA मतलब वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट सेंड कर रहे होते हैं। तो ना वो एंडोक्राइन भी मिल जाएगा और आपको जो है उसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स भी मिल जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि वो दोनों काम परफॉर्म करता है हाइपोथैलेमस। तो
इट ऑल्सो साइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग। अब ये ब्रेन जो है ये सारे काम करता है आपके सोचने की, आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, स्पीच बोल पा रहे हो, मेमोरी। ह्यूमन ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है स्कल में। स्कल में मतलब क्या है, आपके तीन है ना ब्रेन की जो होती है, मैंने तीन जो है लेयर से कवर्ड होता है स्कल के अंदर, जिन्हें हम लोग क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। आउटर वाली जो होती है उसको ड्यूरामेटर कहते हैं, बीच वाली होती है थिन मिडल होती है, ठीक है, थिक नहीं है, आउटर थिक हो सकती है, इनर जो है मिडल वाली वो थिन है, उसको आर्केनॉइड कहते हैं, और जो अंदर वाली जो कांटेक्ट में होती है ब्रेन के उसको पायामेटर कहते हैं। सही है, ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड, पायामेटर। तो आप याद रख सकते हो, सबसे लास्ट वाली वो वेस्कुलराइज होती है और सबसे बाहर वाली वो सबसे ज़्यादा फाइबरस होगी। इसमें कुछ बताने वाला उतना खास नहीं है। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ब्रेन। देखो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ये देख रहे हो, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है आपके ना, एक स्फीयर, एक हेमिस्फीयर सर, ऐसा इधर हेमिस्फीयर एक इधर है सेरिब्रल, और एक अपोजिट साइड में जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सजाइटल सेक्शन किया गया है। और ये आपका कॉर्पस कैलोसम है, ये ना दो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। सही है, और ये आपकी सेरिब्रल एक्वीडक्ट है। दिस सेरिब्रल एक्वीडक्ट पासेस फ्रॉम द मिड ब्रेन, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और ये आपका दिखाया गया है थैलेमस, इसके नीचे देखो आपको हाइपोथैलेमस, और ये जो है ये वाला, ये आपको पता है ये आपका मिड ब्रेन है। तो आगे आप मिड ब्रेन में पढ़ेंगे भी, मतलब जो है आपका जो होता है ये फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और थैलेमस के और हाइंड ब्रेन के पोन्स वाले रीजन के बीच में जो रीजन होता है दैट इज़ मिड ब्रेन। समझ रहे हो, ये आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सेरिबेलम है, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है ताकि न्यूरॉन्स ज़्यादा कन्वोल्यूट हो सके। ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ये आपको याद रखना है, ये मेडुला है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। सही है, ये आपका सेरिब्रम कहलाता है, और इसी को सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। और ये आपका है, ये आप तीनों किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के पार्ट है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन देखेंगे, फोर ब्रेन में होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेरिब्रम ना सबसे ज़्यादा मेन पार्ट आपका कौन सा होता है ब्रेन का, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। एक डीप क्लेफ्ट जो होता है वो सेरिब्रम ना, सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, आपको पता ही है, दो हेमिस्फीयर है हमारे पास, सेरिब्रम को दो हाफ में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कह रहे होते हैं, ठीक है। डीप क्लेफ्ट है, ऊपर ही ऊपर से नहीं है, शॉर्ट क्लेफ्ट नहीं है, डीप क्लेफ्ट है। हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम लोग कार्पस कोलेसम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नर्व फाइबर्स ही होते हैं जो कि दोनों जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उनको जोड़ने का काम करते हैं, दैट इज कार्पस कोलेसम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेयर ऑफ सेल्स जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड, इस लेयर को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये यार मतलब मेरे को नहीं लगता अगर कोई भूल जाता है तो फिर उसको याद ही नहीं आएगा वो एक बार में देख के। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर जो लेयर हो रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं, सही है। द लेयर ओवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना, एंड इज थ्रोन इन द प्रोमिनेंट फोल्ड्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग जो कहते हैं ना, देखो होता क्या है कि जो आपका कुछ इस प्रकार से ना आपके जो है न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें आपको क्या पता चल रहा है कि जो बाहर जो आपका रीजन है ना, ये आपकी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है, सही है। और अंदर क्या है आपका माइलिनेटेड एक्सोन प्रेजेंट हो जाए। तो होता क्या है कि ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाले इन पे तो माइलिन सीथ हो नहीं सकती, तो ये जो है ये वाले रीजन कैसे होते हैं, ग्रे होते हैं। और जो अंदर होते हैं इन पे माइलिन सीथ होती है, तो ये ना वाइट कलर के होते हैं। आगे देखोगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, बाहर वाला रीजन जो कॉर्टेक्स है, इस ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस एंड न्यूरॉन्स सेल बॉडीज जो होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, इसको ये कलर दे रही होती हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और क्या होता है, मोटर एंड सेंसरी एरियाज होते हैं। अब मेरी बात सुनना, आपको कॉर्टेक्स में ना कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, ये मोटर होते हैं, ये सेंसरी होते हैं, और बीच वाले होते हैं एसोसिएशन, ठीक है। ये ना मोटर है ना सेंसरी है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ना मोटर, सेंसरी है, लार्ज एरिया जो कि ना तो सेंसरी है ना मोटर है, इनको हम लोग एसोसिएशन एरिया कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है,
इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको याद रखना होगा इनके 3 फंक्शन है, इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। सही है, ये सारे फंक्शंस होते हैं उसके, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। फाइबर्स जो कवर्ड है ना आपके ट्रैक्ट समझते हो आप लोग? ट्रैक्ट मतलब जो भी आपके एक्सोन्स का जो बंडल होता है, एक्सोन्स होते हैं आपके सीएनएस वाले पार्ट में, उसको हम लोग ट्रैक्ट कहते हैं। तो ट्रैक्ट के जो फाइबर्स हैं वो माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं, जो कि इनर पार्ट बनाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, जो उनको वाइट मैटर देते हैं। आपको ये बात समझ में आती है? सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस। सेरिब्रम जो है रैप करता है एक स्ट्रक्चर को जिसको हम लोग थैलेमस कहते हैं, समझ रहे हो? तो थैलेमस, जैसे यहाँ अगर थैलेमस प्रेजेंट है तो इसकी रैप कौन कर रहा है? इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर रैप कर रहा है। सही है, जो कि मेजर। अब देखो, अगर आपका ऐसे करके आपका क्या थैलेमस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी अगर सिग्नल आएगा या जाएगा तो थैलेमस से होके ही तो जाएगा, यही आगे लिखा हुआ है। अनदर वेरी दिस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटेड सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इसीलिए ये ना इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग के लिए, क्योंकि सारा कुछ आना जाना यहीं से है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्रेन पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, जो कि थैलेमस के बेस पे होता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर, जो कि बॉडी टेम्परेचर, आपको पता ही है, आपको भूख प्यास है ना, ये सब करवा रहा होता है। ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स दैट आर सीक्रेटिंग द आपका ईडीएच वेसोप्रेसिन डायरेक्टली इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विच सीक्रेट हार्मोन, जिनको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा था मैं, तब वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे, अब दिया हुआ वर्ड न्यूरो सेक्रेटरी होते हैं। सही है। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। आप देखोगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ग्रुप ऑफ डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ जगह पे, जो कि क्या बना रहे होते हैं? अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। और ये अकेला नहीं, ठीक है, इसी को हम लोग लिम्बिक सिस्टम, कौन पूछे कौन कौन आता है लिम्बिक सिस्टम के अंदर, तो व्हाट वी विल से कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर ना आप कौन कौन से दोनों आ रहे हैं, अमिगडाला भी और आप इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को मिला के लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कह रहे हैं। सही है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन आ रहा है, तो आपको बताना होगा कि लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम के अंदर अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर इंक्लूडेड। ठीक है, लेकिन ये अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल कर रहे हैं? सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड मोटिवेशन। सही है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग यार, मतलब ये तुम्हें याद रखनी होगी कि ये ना अकेले, ऐसा नहीं है कि अकेले गए और लिम्बिक सिस्टम ने अपने एक्साइटेशन, प्लेजर, रेज, मोटिवेशन है ना, ये सब कंट्रोल कर लिया, नहीं। अलॉन्ग विद द लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो है आपका किस किस के बीच में? थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का, और जो हाइंड ब्रेन का जो पोन्स रीजन है उसके बीच में हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है, सॉरी मिड ब्रेन। एक कैनाल जो कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट है वो कि मिड ब्रेन से पास करती है, ये थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के जो है मिड ब्रेन के उसके पास करती है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन में क्या होते हैं? 4 स्वेलिंग होती हैं, जिनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। और इसमें लोब्स होते हैं ना, लोब्स में ना ऊपर वाले जो दो लोब्स होते हैं दे आर फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, और जो नीचे वाले हैं वो 2 ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है, डॉर्सल एरिया में वेंट्रल पे नहीं है। लास्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज़ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, जैसे हम लोग मेडुला है ना, मेडुला बोल रहे हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा ही बोलते हैं। इसमें ना ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स जो आपके ब्रेन के उनको कनेक्ट करने का काम करता है मेडुला। सही है, तो यही करता है कि यार डिफरेंट रीजन से उनको कंट्रोल कैसे करना है, तो आपने पोन्स लिया, पोन्स के कई सारे फाइबर्स हैं, कनेक्ट कर देंगे। सेरिबेलम आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई सारे एडिशनल मतलब उसमें कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन एक्यूमुलेट हो सकें। मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। आपको पता ही है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आपको डायग्राम में दिखाया था मेडुला था। मेडुला ना रेस्पिरेशन करवाता है, आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो आरआरसी होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसमें। और उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। सही है, आपको पता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता चलता 3 मेजर रीजन्स होते हैं आपके ना, 3 मेजर रीजन्स होते हैं जो कि ब्रेन के स्टेम को बनाते हैं। उसमें आपका केवल क्या नहीं आता? सेरिबेलम नहीं आता, मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लंगाटा आता है।
मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, स्टेम जो है वो कनेक्शन बताता है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। सही है। और इनमें ना समरी में इतना कुछ खास है नहीं, बस समरी में मैंने एक चीज़ देखी हुई है, दैट आई वुड से कि हाँ ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, दैट यू शुड सी, है ना, व्हाट इट इज़ दैट कि ना जो क्या बोलते हैं उसको, मिड ब्रेन, ठीक है, द मिड ब्रेन receives and integrates visual, tactile and auditory inputs। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी क्या होता है कि आपके समरी से उठा के पूछ लिया, मिड ब्रेन जो है वही विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट जो है ना, विजुअल है, ऑडिटरी आपको इनपुट जो है, आपको ये तो खैर बता भी दिया है उसमें मैंने तो, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा कि आपका मिड ब्रेन करता है। और क्या है, जो आपका सेरिबेलम है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन जिसकी बात कर रहा था, कि जो आपका सेरिबेलम है इंटीग्रेट्स इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम। तो सेरिबेलम जो आपका होता है दैट इज़ ना इंटीग्रेट जो है रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर के जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको इस तरह से दिखते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है इन कैनाल से, तो आप कहोगे दीज आर गोइंग टू सेरिबेलम, ठीक है, हाइंड ब्रेन वाले पार्ट में जाएगी। बाकी का तो एवरीथिंग आप पढ़ चुके हैं। थैंक यू।